हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कौन से सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स एक्चुअली में अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। इस समय हमें थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन चेजिंग फॉर हाई ग्रोथ सेक्टर्स, क्योंकि ये हाई ग्रोथ सेक्टर्स प्राइस टू परफेक्शन हो चुके हैं। 100 के पीई पे चल रहे हैं, जहाँ पे भी थोड़ा सा भी इनकी ग्रोथ में सॉफ्टनेस आएगी इनको करेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कुछ सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में ऐसा ही हुआ। तो और फिर दूसरी चीज़ है कि अभी हम देखें यूएस में और साउथ कोरिया में थोड़े ड्रॉडाउन देखने को मिले हैं, क्योंकि एआई नैरेटिव थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है। अभी थोड़ी बहुत बबल की बातें भी चलने लगी हैं, लेकिन मेजर करेक्शन अभी फिलहाल थोड़ा सा दूर है। मेजर आईपीओज, एंथ्रोपिक, ओपन एआई के आईपीओज आने वाले हैं, तब तक तो लोग थोड़ा अपना पैसा बचा के रखेंगे इनमें डालने के लिए। उसके बाद शायद मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर हम देखें कमोडिटी में भी मेजर ड्रॉडाउन देखने को मिला। यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सब कुछ 20 से 25% करेक्ट हो गए। अब लोगों का पैसा शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब यूएस यील्ड्स की तरफ, जो 4.5% रिस्क फ्री दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग थोड़ा कंजर्वेटिव ही अप्रोच रख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। तो हमें भी अपना पोर्टफोलियो उसी बेसिस पे बनाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं आगे, अब समझते हैं कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला ऐसा सेक्टर है आईटी। अब आईटी में हमने मेजर ड्रॉडाउन देखे फरवरी से अभी तक, करीब करीब 50% करेक्ट हो गए हैं स्टॉक। तो अब इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहला तो एक नैरेटिव बना कि भाई अब आईटी कंपनीज का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन एक्चुअली में जब लोगों ने इसको ट्राई किया और इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की तो देखा गया है कि एक्चुअली में टोकनाइजेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिले। इसका मतलब है कि लोगों ने एआई इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की अपने एंड पे, बट वो लोग बर्न ज़्यादा कर रहे थे रादर देन कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट्स बनाने में। मुश्किल हो गया है सारी लेगेसी कंपनीज के लिए कि अब वो अपने सिस्टम को खुद ऐसे तो बना नहीं सकते। ऐसे एआई तो बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है, बट वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, और बड़ी कंपनीज एक्चुअली में इसी बात के लिए हेसिटेंट हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो उनके बिजनेसेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब यहीं पे आती हैं आईटी कंपनीज। अब आईटी कंपनीज ये सारे काम 20-30 साल से कर रहे हैं और उनके पास ये डेटा है, एक्सपर्टीज़ है। तो वो लोग अब इसी इम्प्लीमेंटेशन में इन सब बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज को हेल्प कर सकते हैं। और अब आईटी कंपनीज का भी यही नैरेटिव है कि उनके लिए टेलविंड है, क्योंकि अब इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सारी कंपनीज को एआई चाहिए, और अब एआई आएगा कहाँ से? यही कंपनीज देंगी। तो इनके लिए ये एक्चुअली में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी। अब देखें तो अब जो इन्फोसिस, टीसीएस और ये सब कंपनीज हैं, अगर इनका जो ट्रेनिंग डेटा भी देखें तो इनके ट्रेनिंग आवर्स पर एम्प्लॉय बढ़ गए हैं। तो ये लोग एक्चुअली हर एम्प्लॉय को ज़्यादा ट्रेन करवा रहे हैं एआई पे, जिससे कि ये टेलविंड को कैच कर सकें। अगर अब हम देखें तो टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो 14 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं आज की डेट पे, ये 10 साल के करीब करीब लोएस्ट मल्टीपल्स हैं जिन पे ये ट्रेड कर रहे हैं। तो इस समय ये चीपेस्ट लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। अगर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करा, ये जो एआई टेलविंड जिसने भी पकड़ी, तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं यहाँ से। अब इसी आईटी स्टैक में दो ऐसी कंपनीज भी हैं जो पहले से आईटी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हैं और कर भी रही हैं। वो है कोफोर्ज और परसिस्टेंट। अब ये थोड़े से एक्सपेंसिव मल्टीपल पे इसीलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि ग्रोथ भी दे रहे हैं और एआई थीम भी है उनमें। अगर इनमें थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिलता है तो ये अच्छे बाय हो सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ये अभी भी प्राइस टू परफेक्शन ही मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहे हैं। अब दूसरा सेक्टर है बैंकिंग और एनबीएफसी। अब बैंकिंग एनबीएफसी में क्या हुआ कि अब जब यूएस और ईरान की डील हुई तो क्रूड सॉफ्ट हो गया। अब क्रूड के प्राइसेस जब $70 पे हैं तो इन्फ्लेशन अब बढ़ने के चांसेस कम हैं। तो आरबीआई भी अब रेट हाइक नहीं करेगा, अब ये पॉसिबिलिटी है। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है अब हमारी इकोनॉमी को? क्योंकि मैक्सिमम जो खर्चे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, मैन्युफैक्चरिंग के, अब ये कम हो जाएंगे। फिर जब रेट हाइक नहीं होगा, रेट कट हो सकता है, तो क्या होगा कि अब फाइनेंसिंग बढ़ेगी, तो ट्रक, गाड़ी और बाकी ये सब जब डिमांड बढ़ेगी तो इसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी है बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस। अब बैंकिंग में देखें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो इंडिया की बेस्ट बैंकिंग फ्रेंचाइजीज़ हैं,
ये आज की डेट पे 2 से ढाई के प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहे हैं। और इनके जो आर प्रोफाइल है ये करीब 2% आर कमाते हैं। HDFC का आर आजकल की डेट में 1.7 1.8 की तरफ है, क्योंकि क्या हुआ कि जब HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर हुआ तो बहुत बड़ी लोन बुक इनके में शिफ्ट हो गई और डिपॉजिट्स कम थे। तो अब वो चीज़ जो 2 साल में इन्होंने अब मैनेज कर ली है। अब HDFC बैंक का जो नरेटिव है वो बोल रहे हैं कि अब यहाँ से हम इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ जो हम करते थे फिर से वापस से वो शुरू हो जाएगी। तो इस समय ये बिल्कुल करेक्ट टाइम हो सकता है इस बैंक में घुसने का। और हम देखें तो ये अपने आज तक के 10 ईयर टाइम स्पैन में भी देखें तो लोएस्ट मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है 2 के। अब यहाँ से जो अगर ग्रोथ आती है, ROA प्रोफाइल बढ़ती है, NPA जो कि यहीं रहते हैं, क्योंकि अब जो क्रूड बास्केट अब जो बोल रहे हैं कि कम हो गई है, तो एक्चुअली में NPA प्रोफाइल भी ठीक हो जाएगी, ठीक रहेगी। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो ये बैंक एक तो HDFC हो गया, दूसरा ICICI बैंक जो कि वो भी अपने लोअर मल्टीपल्स पे ही ट्रेड हो रहा है, करीब करीब 2.7 के मल्टीपल पे। तो ये 2 बैंक्स एक्चुअली में बहुत अच्छे वैल्यू बाइज हो सकते हैं आगे के 1-2 साल के लिए। फिर वहीं पे हम PSU बैंक्स को देखें तो वहाँ पे SBI, यूनियन बैंक जैसी फ्रेंचाइज अच्छी हो सकती है, तो इनके ROA प्रोफाइल बढ़ रहा है। यूनियन बैंक को देखें तो इनके ROA प्रोफाइल अच्छे से बढ़ रहे हैं और इनकी NPA भी कम हो रहे हैं। और आगे जाके जब ये सारे बेनिफिट्स इनको भी मिलेंगे, क्योंकि यूनियन बैंक को देखें तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मैनेजमेंट है। और तो ये SBI में भी सेम है कि SBI सबसे बड़ा PSU बैंक है और सबसे वेल मैनेज्ड PSU बैंक है, और वो आज की डेट पे वैसे ऐसा कोई सस्ता नहीं है, 1.6 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। वहीं पे HDFC जैसी बड़ी बैंक आपको 2 के P/B पे मिल रहे हैं, तो एक्चुअली में HDFC ज़्यादा अच्छा बाय रहेगा। लेकिन यूनियन बैंक वहाँ पे ही अगर देखें तो 1.25 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, और ROA प्रोफाइल देखें तो उसकी SBI से अच्छी है, 1.25 का ROA है। तो यहाँ पे भी शायद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको देखने के लिए। फिर आगे आते हैं NBFCs पे। अब NBFCs को फ़ायदा डायरेक्ट है, क्योंकि अब जब क्रूड कॉस्ट कम हो गई है तो अब ये जो CV PV फाइनेंसिंग है ये बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। तो अब यहाँ पे बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम जैसे प्लेयर्स हैं, और ये एक्चुअली में बेस्ट फ्रेंचाइजीज़ हैं अभी NBFC स्पेस में। और ये करीब 5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि जो इनकी ग्रोथ है वो 20 से 25% की ग्रोथ देते हैं ये अपने AUM ग्रोथ, और फिर इनके जो NIMs हैं, फिर इनके जो NPA इनके कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए इनको एडवांटेज हो सकता है, इनकी लोन ग्रोथ और बढ़ सकती है यहाँ से अगर ऑटो डिमांड बढ़ती है, तो ये डायरेक्ट बेनिफिशरीज रहेंगे इसमें। इनके ROA प्रोफाइल भी देखें तो ये अच्छे ROA प्रोफाइल है इनकी, 2.5 से 4% के बीच में। फिर जो अगर हम देखें एक्सपेक्टेड प्राइस टू बुक रेशियो जो इनके FY27-28 के हैं, वो करीब बजाज फाइनेंस के केस में ये FY28 के प्राइस टू बुक अगर देखें तो वो 3.7 आती है, और वहीं पे अगर चोलामंडलम देखें तो वो करीब 3.2 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। श्रीराम फाइनेंस भी देखें, वो भी एक बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है, वहाँ पे एक हमें डील देखने को भी मिली MUFG के साथ, तो वो भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना कुछ क्वार्टर आगे से। फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा शायद ढीला रह सकता है, क्योंकि रेनफॉल डेफिसिट की बातें हो रही हैं, तो वहाँ थोड़ा सा शायद रूरल डिमांड और ये सब थोड़ी सी शायद स्लो रहे इस समय। लेकिन आगे अगर हम साल भर का देखें तो अच्छी ग्रोथ दे सकता है ये NBFC स्पेस में। ये तीनों कंपनीज हमारे रेडार पे रहनी चाहिए। फिर तीसरा सेक्टर है ऑटो। अब 2 व्हीलर्स में अगर देखें तो बजाज ऑटो और हीरो मोटो एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड हो रहे हैं। अगर देखें तो हीरो मोटो आज की डेट पे करीब 17 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, और वहीं बजाज ऑटो करीब 25 के मल्टीपल पे। अब बजाज ऑटो में एक सिंपल चीज़ है कि बजाज ऑटो और TVS की प्रीमियमाइजेशन पे प्ले करते हैं। अब वहाँ पे इसी वजह से उनके मार्जिन्स भी ज़्यादा हैं। बजाज ऑटो के इस इंडस्ट्री में सबसे लीडिंग मार्जिन है करीब 21%, तो वहीं TVS मोटर्स के 15% के आसपास। अब TVS यहाँ आज की डेट पे देखें तो बहुत भाग भी चुका है अब, क्योंकि वो मार्केट शेयर गैदर करता जा रहा है। उसके स्कूटर में उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा, और फिर प्रीमियम बाइक में भी उसने
बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन किया, तो इस वजह से मार्केट ने उसको प्रीमियम दिया। वो आज ही डेट पे करीब 55 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन हीरो मोटो देखें तो अब वो भी अब प्रीमियम बाइक्स लॉन्च कर रहा है। अब जैसे हार्ले डेविडसन के साथ उसने 440X करा, लेट कमर है वो इस सेगमेंट में, कैप्चर नहीं किया। फिर करिश्मा भी लॉन्च की उसने, अब वो भी इस प्रीमियमाइजेशन में घुस रहा है। और अब जो अगर देखें उनकी इन्वेस्टमेंट एथर में भी है करीब 30% की, जो कि करीब 18% ईवी मार्केट होल्ड करता है। और फिर दूसरा अब इनकी खुद की भी एक ईवी स्कूटर है वीवा करके, आज की डेट पे 11% इनका मार्केट शेयर है। तो हीरो मोटो इस समय सबसे अच्छी बेट हो सकती है अगर कोई आप कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बना रहे हो। और अगर आप थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन पे जाना चाहो तो बजाज ऑटो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा प्ले हो सकता है रादर देन बाइंग टीवीएस एट दीज मल्टीपल्स। फिर एक और कंपनी है आइशर, जो कि रॉयल एनफील्ड बनाती है, वो भी ठीक ठाक मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है, 37 के मल्टीपल पे। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि आपको हीरो मोटो ज़्यादा बेटर आरओई दे रहा है 28% का, और वहीं पे आइशर 23% का, बजाज ऑटो 29% का। तो और मार्जिन प्रोफाइल ऑब्वियसली आइशर की बेटर है क्योंकि वो प्रीमियम बाइक्स बेचता है, तो 25% एबिट मार्जिन कमाता है करीब करीब, इक्वल टू बजाज ऑटो। लेकिन अगर आप देखें तो सारे रेशियोज़ में आर ओ सी, आर ओ ए, आर ओ ई, ये सब में बेस्ट बेट अगर देखें तो हीरो मोटो की ही बनती है, क्योंकि अभी तक चला भी नहीं है स्टॉक, और यहाँ से अगर वो री रेट होता है तो अच्छे रिटर्न दे सकता है। फिर आगे आते हैं फोर व्हीलर्स पे, मारुति और एम सबसे अच्छे प्ले हैं अभी की डेट पे। अगर एम को देखें तो वो करीब 22 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, और मारुति करीब 23 के मल्टीपल पे। और अगर हम इन दोनों के हिस्टोरिकल देखें तो मारुति का हिस्टोरिकली देखें तो उसका एवरेज 32 का है, और महिंद्रा का एवरेज करीब 25 का है। तो और वो दोनों ही अपने 5 साल के एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहे हैं। और अगर ग्रोथ नंबर्स देखें तो वो भी अच्छे हैं, क्योंकि अब एम देखें ईवी और एसयूवी के केस में अच्छा नंबर क्रिएट करती है, और मारुति वहीं पे सीएनजी और ऐसी गाड़ियाँ बनाता है जो कि उसमें वो लीडर है। तो ये दो कंपनी शायद अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। और एम अगर देखें तो सबसे बेटर पोजीशन पे है। वहीं पे टाटा मोटर्स देखें तो सस्ता ट्रेड हो रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम है उनकी, एक तो जेएलआर प्रॉब्लम है कि अभी अगर देखें तो बीएमडब्ल्यू ने बोला कि सेल्स अच्छी नहीं होंगी, तो जेएलआर का भी सेम ही सिचुएशन होगी, वो वैसे भी थोड़ा स्ट्रगल कर ही रहे हैं अपने सेल्स से। और ईवी के जो लीडर तो हैं वो, लेकिन फ़िलहाल अभी वो मैनेज नहीं कर पा रहे। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर्विस, इस वजह से उनको वो प्रीमियम भी नहीं मिल रहा मार्केट में। तो लगातार आप देखें तो उसमें लोग बियरिश ही हैं। तो अगर आपको एक कंजर्वेटिव बेट लेनी है बढ़िया, तो एम और मारुति हो सकती है। और एम में एक पूरा ऑटो का प्ले मिलता है, वो ईवी स्पेस में भी है, एसयूवी स्पेस में लीडर है, और सीवी स्पेस में भी है, और वो ट्रैक्टर भी बेचता है। तो आपको एक होल अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, और वो सबसे अच्छी ग्रोथ कर रहा है, सस्ते मल्टीपल में मिल रहा है। तो अगर सेंसिबली आपको अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, अगर आपको कंजर्वेटिवली खेलना है, तो एम से अच्छा प्ले अभी फोर व्हीलर ऑटो सेगमेंट में नहीं है। फिर लास्ट सेक्टर है ऑयल सेक्टर, ओ। अब ओ हो गई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो ऑयल बेचती हैं, BPCL हो गया, IOCL, HPCL। अब इन तीनों कंपनीज को क्या हुआ कि जब मार्केट में क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्रूड प्राइसेस बढ़ाने नहीं दिए, तो इनको लॉस हो रहा था डेली का, ये लोग हज़ारों करोड़ का लॉस हो रहा था इनको। तो अब इस पीरियड में जब तक क्रूड इतना महंगा रहा, क्योंकि इनका ब्रेक इवन करीब $80-90 पे होता था, जब $60 पे, $60-70 पे क्रूड ट्रेड होता था, क्योंकि उसमें आप लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड करोगे, ये सब चीज़ें ऐड करोगे, तो इनका ब्रेक इवन थोड़ा ऊपर जाके होता था $80-85 पे। लेकिन जब ये क्रूड प्राइसेस बढ़ गए, तब इनका ब्रेक इवन भी शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, करीब $110 के आसपास हो गया। तो इनको डेली लॉसेस झेलने पड़ रहे थे, ये $20-30 के। तो इनको रोज़ का 1000 करोड़ का करीब लॉस हो रहा था। अब जब गवर्नमेंट ने ₹7 से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो अब इनका लॉस थोड़ा कम होता जा रहा है। तो अब ये लॉस 2-3 क्वार्टर तक तो दिखेगा आपको, लेकिन आगे जाके इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम देखें तो वॉर के पहले
ये ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे। तो अगर यही सिचुएशन रहती है और इनके लॉसेस अगले 1-2 क्वार्टर में जो ये लोग बोल रहे हैं कवर हो जाएंगे, तो वहाँ से अब फिर से अगर हम एक्सपेक्टेशन देखें तो यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है, करीब 20-30% का। तो एक अच्छा बाय हो सकता है, और इसमें सबसे अच्छी फ्रेंचाइज रहेगी आपकी BPCL, IOCL। तो ये 4 सेक्टर्स हमें अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं अगले आने वाले साल में। क्योंकि अगर मेल्टडाउन आता भी है US स्टॉक्स में, तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे इन सब स्टॉक से, क्योंकि ये वैसे ही अपने लो पे चल रहे हैं और बेस्ट कंपनीज हैं इंडिया की। तो इनमें हम अपना वैल्यू क्रिएशन भी कर सकते हैं और हम प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और हम अगले वीडियो में देखेंगे कौन से ग्रोथ सेक्टर्स हैं और कौन सी टेलविंड्स हैं जो हमें फ़ायदा दे सकती है हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में। तब तक के लिए बाय।